नमस्कार। WPT न्यूज 24 का स्पेशल शो व्यक्ति विशेष, जहां पर हम देश समाज के अलग अलग तख्ते से लोगों से बात करते हैं, अलग अलग विधा के लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वह समाज में कौन सा रोल अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष में डॉक्टर विवेक पटेल सर बैठे हुए हैं, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सेवा विंध्य क्षेत्र में दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समाज में एक कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आ रही है आज के टाइम पर। शादी ब्याह होने के बाद भी सालों साल तक बच्चे नहीं पैदा होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर विवेक पटेल सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, चूंकि सबसे पहली नंबर चीज तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो चल रहा है समाज में, IVF एक अच्छा खासा नाम आ चुका है और लोग इसका उपयोग करके जो कहीं ना कहीं बच्चों निसंतान थे वो उस समस्या से निकल रहे हैं। तो ये IVF क्या चीज है सर? जी, IVF की जो प्रक्रिया है वो समाज में एक नई तकनीक आई है। उससे जो रहता है निसंतान दंपति जो रहते हैं उनके लिए वरदान साबित हुई है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो शरीर में ना होकर लेबोरेटरी में की जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो भी निसंतान दंपति रहते हैं उनके जितने भी टेस्ट वगैरह रहते हैं वो पहले किए जाते हैं। वो टेस्ट के हिसाब से फिर क्या उनको कौन सी ट्रीटमेंट हमें देनी है वो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर जवाबदार रहते हैं कि बच्चे ना होने के। तो हम ये इसमें एक अनुमान, ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो लेबोरेटरी में होती है और लेबोरेटरी में भ्रूण बनाया जाता है और जो अच्छे वाले भ्रूण रहते हैं वो फिर से बच्चेदानी में ट्रांसफर किया जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया रहती है। उसके लिए ये रहता है कि जो पेशेंट रहता है उसको पहले स्टिमुलेट किया जाता है और उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन करके उनके जो जितने भी सारे अंडे बने हुए हैं वो अंडे को शरीर से बाहर निकालते हैं। वो शरीर से बाहर निकलने के बाद उसको हम एक प्योर फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका IVF करना है या ICSI करना है। ठीक है जी सर, जैसे आपने बताया कि दो चीजें आई, एक तो IVF है जिसके बारे में आपने बताया, दूसरा शब्द सर अभी आपने यूज किया जेक्सी, एक्सी शब्द यूज किया। तो इन दोनों में सर क्या अंतर होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। IVF में और ICSI में दो अंतर है। वो अंतर ये है कि पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो हम कन्वेंशनल IVF करते थे। कन्वेंशनल IVF में ये होता था कि जो अंडे रहते हैं और वो शुक्राणु रहते हैं उसको लैब के अंदर रख देते थे, है ना। और जो भी प्रक्रिया होती थी वो अपने आप होती थी। तो उसमें ये रहता कि कई बार अंडे जो है फर्टिलाइज नहीं होते थे। तो ऐसे केसेस में क्या होता था कि जब अंडे फर्टिलाइज ही नहीं होंगे तो भ्रूण नहीं बनते थे और पूरी जो साइकिल थी वो कैंसिल हो जाती थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जो है ICSI। ICSI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंडिविजुअल एग को एक इंडिविजुअल स्पर्म के साथ इंजेक्ट किया जाता है और उससे जो भ्रूण बनता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो ICSI की जो प्रक्रिया डेवलप हुई उसमें जो वो प्रॉब्लम था फर्टिलाइजेशन फेल, वो प्रॉब्लम मोस्टली ओवरकम हो गया। क्योंकि IVF में जो भी प्रक्रिया होती थी कन्वेंशनल IVF में वो अपने आप होती थी, लेकिन ICSI में ये होता है कि हम स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर केसेस में वो
फर्टिलाइज हो ही जाते हैं। तो जो फेल फर्टिलाइजेशन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। जी जी, बहुत बड़ी बात। चूंकि जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो मार्केट में इस चीज को लाते हैं तो एक बात आती है कि आईवीएफ कई बार सक्सेस नहीं होता। अब उमर, अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें और मार्केट की रिसर्च की बात करें तो कई लोगों ने ये बात कही कि हमने कराया एक बार दो बार लेकिन आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ। तो सर क्या मान के चले कि जो एक्सी आया इन द प्लेस ऑफ आईवीएफ, तो क्या वो उसके कंपेयर में ज्यादा सक्सेस है? नहीं सर, आप ये तो नहीं बता सकते कि आईवीएफ और इक्सी में काफी डिफरेंस है कि नहीं, या जी। फिर कौन सा अच्छा है। जी जी लेकिन एक चीज ये रहती है कि पॉजिटिविटी। जी जी सर, अगर किसी को आईवीएफ साइकिल में अगर अंडे अगर भ्रूण मिले ही ना, और उसके वर्सेस में आपको एटलीस्ट भ्रूण बने मिलते हैं, तो एक ये रहती है मेंटालिटी की, एक पॉजिटिविटी रहती है कि नहीं, हमारी जो साइकिल है उसमें हमें भ्रूण मिले हैं और वो भ्रूण हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि आईवीएफ में कई बार ऐसा होता था, कन्वेंशनल आईवीएफ की बात करें तो उसमें कई बार ये होता था कि फेल फर्टिलाइजेशन होता था, तो उसमें अपने को ट्रांसफर के लिए एक भी भ्रूण नहीं मिलता था। तो दूसरी चीज ये है, इक्सी आने के बाद एक ऐसा पेशेंट वर्ग है जो बहुत ही कम स्पर्म काउंट से जूझ रहा था, जिसमें बहुत ही कम स्पर्म काउंट है। तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही इक्सी को इन्वेंट किया गया था। तो अगर किसी पेशेंट का जो काउंट है वो अगर 2 से 4 मिलियन भी है, तो आईवीएफ में ऐसे केस में आईवीएफ करना बहुत डिफिकल्ट था और ज्यादातर केसेस में फेल फर्टिलाइजेशन मिलता था। लेकिन जब इक्सी डेवलप हो गई, इक्सी की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो ऐसे केसेस में अगर 0.5 से लेके 1 मिलियन भी काउंट होगा तो भी हम इक्सी कर सकते हैं और हमें अच्छे से भ्रूण मिल सकते हैं। बहुत बड़ी बात, क्योंकि हमारे दर्शकों को बता दें कि जो एक समस्या थी आईवीएफ कराने के बाद कभी कभी रिजल्ट नहीं आते थे सामने, तो इक्सी टेक्नोलॉजी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इक्सी टेक्नोलॉजी से के माध्यम से उन सारी समस्याओं से दूरी हो गई है। अगला एक बड़ा सवाल है कि जो बांझपन होता है उसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? बांझपन के मेन अभी जो रीजन है वो लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल में ये हो गया है कि जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, फास्ट फूड हो गए, और स्ट्रेस लेवल है, और मेंटल स्ट्रेस है, उसके अलावा एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी इनफर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम पर उतरते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन है एम्ब्रो ट्रांसफर, ये क्या चीज होती है सर, ये कैसे किया जाता है इसको? जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहली प्रोसेस है आईवीएफ की, तो आईवीएफ में क्या रहता है कि जैसे हमने एक छोटे से ऑपरेशन से अंडे बाहर निकाल दिए, तो वो अंडे बाहर निकालने के बाद उसको फर्टिलाइज करने के लिए सबसे पहले हम जो हस्बैंड रहते हैं उनका जो स्पर्म है वो लेते हैं। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू उसका जो काउंट, मोटिलिटी वगैरह रहते हैं, उसके हिसाब से आईवीएफ करना है या इक्सी करना है वो डिसाइड करते हैं। एक बार ये प्रक्रिया हो गई, उसके बाद हम उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो चेक करते हैं। तो डे 0 पे हम इक्सी करते हैं और डे 1 पे 18 से 20 घंटे के बाद हम उसमें ये चेक करते हैं कि उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर वो डे 1 से लेके डे 2, डे 3 और अप टू डे 5 तक जाएगा। ठीक है। तो उसमें कई बार ये रहता है कि पेशेंट डे 3 पे ट्रांसफर करते हैं और कई पेशेंट जो है वो डे 5 के लिए बात करते हैं कि हमें ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करना है। अब इसमें ये होता है कि जैसे ही भ्रूण हमारे पास हो गए, रेडी हो गए, उसके बाद एक छोटी सी और प्रक्रिया रहती है जिसमें भ्रूण को कैथेटर में लोड करके अल्ट्रासाउंड जो मशीन रहती है उसके गाइडेंस से हम वो भ्रूण को फिर से बच्चेदानी में यानी कि गर्भाशय में फिर से उसको
ट्रांसफर करते हैं। जी। ये जो प्रोसीजर बोलते हैं उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात। इसके बाद एक जब इस सेगमेंट में अपन बात करते हैं तो एक पीजीडी पीजीटी, यस। शब्द आता है, तो ये क्या बिल्कुल। चीज है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। जी सर, ये एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी है जीनेटिक स्क्रीनिंग की। जी जी। तो उसमें ये रहता है कि कई जो पेशेंट रहते हैं उनकी जो हिस्ट्री रहती है, उनकी हिस्ट्री में कई बार जीनेटिक डिसऑर्डर रहते हैं। बिल्कुल जी। तो वो जीनेटिक डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसको हम जीनेटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। बिल्कुल। वो जीनेटिक स्क्रीनिंग में ये रहता है कि जो भी भ्रूण बना रहता है उसकी एक बायोप्सी ली जाती है और वो जीनेटिक स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। बिल्कुल। वो जीनेटिक स्क्रीनिंग में ये होता है कि उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है जी। उनमें जो भी डिसीज है, जीनेटिक डिसीज जो इनहेरिटेंस डिसीज बोलते हैं, जी। वो है, उसके लिए हम उसको स्क्रीन करते हैं और वो उसमें चेक करते हैं कि वो जो सेम डिसीज उनकी जो फैमिली में है वो बच्चे में तो नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जो भ्रूण है उसमें तो नहीं है। अगर वो भ्रूण वो डिसीज से 100% क्योर हो जी। तो वही भ्रूण को हम सिलेक्ट करते हैं आगे ट्रांसफर के लिए। जी जी। एक बड़ी बात यहीं से निकल के आ रही है सर कि जैसे कोई गार्जियन है, उन्होंने आईवीएफ से उनको संतान पैदा हुई, तो क्या बच्चे को भी हो सकती है क्या? जी सर, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। हिस्ट्री अगर हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो पेशेंट है अगर वो थैलेसेमिया है, तो ऐसे केसेस में थैलेसेमिया से लेके बहुत सारे ऐसे डिसीज है, डाउन सिंड्रोम है और भी सारे जेनेटिक डिजीज है, वो जेनेटिक डिसीज वो अपने बच्चे में ना हो, इसी की वजह से वो जेनेटिक स्क्रीनिंग पहले करवा लेते हैं। तो अगर उसका रिजल्ट ये आया स्क्रीनिंग में कि वो जो भ्रूण है वो 100% वो जेनेटिक डिसीज से फ्री है, तभी वो हम भ्रूण को हम ट्रांसफर करते हैं। तो अगर पहले ही स्क्रीनिंग हो गया है तो जो हम भ्रूण ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके जो वो जो भ्रूण से जो बच्चा होगा वो 100% सेफ रहेगा। बिल्कुल। एक बड़ी बात, ये एज क्या होती है, किस उम्र तक के जो माता पिता बनने वाले हैं वो करा सकते हैं सर? उसके लिए या इसकी जो ART लॉ है, जो अभी रिसेंटली जो लॉ आया है हमारी जो गवर्नमेंट ने है, वो लॉ बनाया है, तो उसमें ज्यादातर केसेस में ये हुआ है कि 21 एज जो है, 21 साल की एज के ऊपर और 45 साल की जो एज है उसके नीचे जो पेशेंट रहते हैं वो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। एक बड़ी बात कि सपोज दैट आईवीएफ या जो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे आईवीएफ हो चाहे इसकी हो, अगर ये फेल हो रही बार बार, तो क्या कारण हो सकता है और कितने बार तक आईवीएफ कराना उचित रहता है? सर, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जी। एक तो जो रहता है, जो गर्भाशय जो रहता है उसकी कंडीशन कैसी है। कई बार ये होता है कि हम हिस्ट्रोस्कोप से देख लेते हैं कि बच्चेदानी कैसी है। अगर वो क्योरेबल है तो हम सबसे पहले वही करते हैं कि वो पहले बच्चेदानी को हम क्योर करें। बिल्कुल। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम फ्री करे, उसके बाद ही फिर भ्रूण ट्रांसफर करते हैं हम। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन है वो उसके बाद भी अगर ना हो तो ऐसे केस में जो आईवीएफ है वो फेल जाने की संभावना रहती है। कई बार ये भी होता है कि जो भ्रूण बने हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, उसके वजह से भी ये हो सकता है। और भी बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कि क्या रीजन हो सकता है उनके जो बार बार है वो फेल होने के। जी सर, एक बड़ा सवाल आता है, क्योंकि जब हम लोग फील्ड पे उतरते हैं तो लोगों के विचार में एक बात आती है कि कहीं बाहर जाके अगर हम आईवीएफ या इसकी कराते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है या कि लेबोरेटरी से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कुछ इसमें? सर, बिल्कुल, जो स्किल है वो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट रहता है कि आप कितने अच्छी तरह से लेबोरेटरी में काम कर रहे हो और जो लेबोरेटरी का जो एनवायरनमेंट है आप कितनी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हो
और कितने अच्छी तरह से भ्रूण बना रहे हो, बिल्कुल उसके ऊपर आपका जो पूरा रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोई मेट्रो मतलब मेट्रो जो सिटी है वहां पे जाके ही आप आईवीएफ करवा सकते हैं। जी जो रिजल्ट आपको मेट्रो सिटी में मिलेंगे वो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। बिल्कुल तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जी। अल्टीमेटली वो स्किल के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप क्या काम कर रहे हो और कैसा काम कर रहे हो। बिल्कुल। एक लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि आईवीएफ कराने से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, सर इसमें कितनी सच्चाई और मिथ्या है? जी सर, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है और जुड़वा बच्चे का जो है वो उसमें ज्यादातर ये रहता है कि जो पेशेंट है वो आईवीएफ करवाता है, तो वो आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो पेनफुल भी रहती है और स्ट्रेसफुल भी रहती है। बिल्कुल तो हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो फर्स्ट टाइम में ही पॉजिटिव आ जाए, बिल्कुल और पेशेंट का ज्यादा खर्चा भी ना हो और ट्रॉमा से उसको ना गुजरना जी। पड़े। तो हम ये करते हैं कि जब भी भ्रूण ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल तो हम ज्यादातर केसेस में 2 भ्रूण ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल तो कई बार ये होता है कि दो भ्रूण ट्रांसफर किए थे वो दोनों इम्प्लांट होते हैं और वो बिल्कुल ट्विंस में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल तो उसके वजह से वो बिल्कुल ट्विंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर विवेक पटेल सर, प्रथम आईवीएफ सीधी बिंद क्षेत्र का ये सीधी मिस्टर नर्सिंग होम है, जहां पर डॉक्टर साहब बैठते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों के मन में, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फील्ड के लोग हैं, जिनके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, जो निसंतानता से गुजर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है। और WPT न्यूज 24 का जो स्पेशल शो है व्यक्ति विशेष, ऐसे समाज के तमाम तबके के लोगों के साथ मिलते रहेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब हमारे न्यूज चैनल के माध्यम तक से आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।